हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड्स में ये 10+ मार्क्स का तो आता ही आता है, मिनिमम 10+ मार्क्स। ओके, तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। तो डेफिनेशन क्या बनती है? आई एम राइटिंग हियर, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम existing organisms। मैं ये organism को only org लिख रहा हूं। producing new organism from existing organism of same species। okay, producing new organism from existing organism of same species। इसका एक एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो, उनमें जो चिल्ड्रंस, जो बेबी जो बॉर्न हो रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, वो भी ह्यूमन बींग हैं। कैट्स आर प्रोड्यूसिंग कैट्स, डॉग्स आर प्रोड्यूसिंग डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो टर्म है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑर्गेनिज्म, एक और टर्म स्पीशीज। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म वर्ड है, ठीक है, दिस इज फॉर पेरेंट्स। किसके लिए है ये? पेरेंट्स के लिए। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बेबी, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी की बात है, या फिर अगर एनिमल्स में जो भी काफ, कब जो भी होते हैं ये सब। तो यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम इस चैप्टर में या बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स। देन आफ्टर स्पीशीज, स्पीशीज की डेफिनेशन मैंने शायद 8th क्लास में अगर आपने पढ़ी हो। स्पीशीज, हम स्पीशीज के बारे में एक खास बात है कि जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में एबल होते हैं, ओके, और बाय द वे देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंपैटिबिलिटी ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उन्हें हम कहते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज। ओके, सो यहां पर दिस इज अबाउट स्पीशीज। स्पीशीज की डेफिनेशन है आपके नेक्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी वाले चैप्टर में आएगी। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रोडक्शन डेफिनेशन। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो हमें पता लगी कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये है। वाई रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये, वाई इट इज़ नेसेसरी, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो बेस सिंपल सा आंसर अभी सर्वाइवल के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ वन स्पीशीज। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि आज अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, ठीक है, अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी बेबीज़ जो हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ आ रहे हैं, अगर वो ये प्रोसेस बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारी जो स्पीशीज़ है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो बनने बंद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप ये सब लिख सकते हो, साथ में एक रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है भी? इनहेरिटेंस जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनके कुछ ट्रेट्स या उनके कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऑफस्प्रिंग्स में, मीन्स बेबीज में। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन बीइंग से, कि कुछ एक बेबीज होते हैं जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं ड्यू बिकॉज उनके पेरेंट्स में भी किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं। ठीक है, किसी का आई कलर जो होता है वो अपने पेरेंट्स के आई कलर से मैच करता है। पेरेंट्स में मदर या फादर किसी के जो होते हैं कुछ कलर, किसी का ब्राउन होता है, तो उस तरीके के उनके जो बेबीज़ होते हैं या जो ऑफस्प्रिंग्स का अगर हम कहें तो उनके भी वो आई कलर होता है, या कुछ और टेक्सचर या वॉइस का टेक्सचर, ये सब चीज़ें मैच करती हैं। सो ये सब जो चीज़ें जो इस तरीके की, जो इनको बोलते हैं ट्रेट्स,
ये जो ट्रेड्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, तो ये जो ट्रेड्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये इनका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो ये ट्रेड्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल से जब एक नया सेल प्रोड्यूस करते हैं, उसमें विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सेल आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो एक सेल होता है, देखिए इसको एक डायग्राम से ही बता देता हूँ मैं आपको। लेट्स से कि एक नया सेल जो बना है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है ना, वहीं से कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं इसके अंदर। लेट्स से दिस इज अ एंटायर सेल जो बना है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपने साथ लेकर आते हैं। कहाँ से? पेरेंट सेल से। ठीक है, एक सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस इनहेरिटेंस की जो फैसिलिटी होती है ये प्रोवाइड करवाते हैं, पेरेंट से ट्रेट आगे ऑफस्प्रिंग्स में लेकर जाते हैं। तो ये तो था क्रोमोसोम्स की बात। अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो इनहेरिटेंस, या जिसको मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रेट्स, ठीक है, जो इन ट्रेट्स को ये जो ट्रेट्स हैं इनको डेवलप करने में जो चीज़ हेल्प करती है, जो मेन चीज़ होती है, वो होती है इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट डीएनए। ठीक है, ये इन क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। यहाँ पर इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। दिस डीएनए हेल्प्स टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, समटाइम एग्जाम में ओनली फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज डीएनए। समटाइम एग्जाम में ओनली ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज डीएनए। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपको डीएनए का फुल फॉर्म लिख देना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, देन उसके बारे में एक कोई इन्फॉर्मेटिव लाइन लिख देनी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ही पूछते हैं। अब इसमें इन्फॉर्मेटिव लाइन क्या हो सकती है? तो डीएनए जो है, मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है। सो हाउ? सो बेसिकली क्या होता है, डीएनए जो है इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है उस पर्टिकुलर ट्रेट को जनरेट करने के लिए ऑफस्प्रिंग में, उसके लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वैसा एक बॉडी डिज़ाइन बनाने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, उसके लिए उसके सोर्स का काम करता है, उसके इंफॉर्मेटिव सोर्स का वर्क करता है। ठीक है, एक यहाँ पे आपकी बुक में बार बार एक वर्ड यूज हुआ है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज सेम बॉडी डिज़ाइन। सेम बॉडी डिज़ाइन मीन्स अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे जो बेबीज़ होंगे, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो भी ह्यूमन बीइंग होगी, उनका भी बॉडी डिज़ाइन, आइज़ होंगी, ईयर्स, फिंगर, और जो भी वट हम में जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सेम उनमें भी होते हैं। ठीक है, सो इससे बोलते हैं कि सेम बॉडी डिज़ाइन। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं कि डीएनए जो है वो प्रोटीन मेकिंग का काम कर रहा है, वो प्रोटीन कैसे हेल्प करेंगे? बेसिकली क्या होता है, ये जो डीएनए में जो प्रोटीन्स होते हैं ये ऑफस्प्रिंग की बॉडी में उन पर्टिकुलर सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं जो सेम वैसे ट्रेट्स डेवलप करते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स के हैं। लेट्स से अब अगर हम हाइट के बारे में देखें तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हाइट को इंक्रीज करने के लिए, या हाइट की जो इंक्रीजनेस है, जो हाइट जो लेंथ जब इंक्रीज होती है उसको स्टॉप करने में या उसको कंटिन्यू करने में सिक्रीशंस जो होते हैं कुछ हेल्प करते हैं। तो जो डीएनए जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया उसमें क्या होगा, वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो उस सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे जो हमारी हाइट को कंट्रोल कर रहा था। सो दिस इज हाउ डीएनए हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। ओके, तो अब देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो हेल्प कर रहा है, डीएनए हेल्प कर रहा है सेम बॉडी डिजाइन बनाने में। सेम बॉडी डिजाइन मींस ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हो रहा है, कैट से कैट प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब सेल डिवीजन हो रहे हैं तो हम एक क्या कर रहे हैं, वहां पे एक डीएनए का कॉपी बन रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए कॉपिंग। एक मैंने वर्ड यूज किया, सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन जो है आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, 2 टाइप्स का होता है, वन इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में जब सेल जो रिप्रोड्यूस, जो एक नया सेल बनता है
जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो जब डिवाइड होता है, वो सेल डिवीजन जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, हमारी एंटायर बॉडी जब सेल डिवाइड होते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, स्किन जो है वो ग्रो कर रही है, बोन्स ग्रो कर रही हैं, जितनी भी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहे हैं वो सारे माइटोसिस हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, या सेक्स सेल्स जिनको बोल देते हैं, या गैमेट्स, जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं, सभी एक ही चीज़ें ऑलमोस्ट। तो ये इनको क्या बोलते हैं, ये सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं, थ्रू मियोसिस। ओके, तो दिस इज अबाउट डीएनए कॉपिंग। अब बात कर लेते हैं इस डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डीएनए जो हो रहा है कॉपी, ये तो ठीक है, लेकिन इस डीएनए कॉपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सो डीएनए कॉपिंग की सबसे पहली इंपॉर्टेंस, फॉर सेम बॉडी डिजाइन, फॉर सेम बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो ये जो सेम बॉडी डिजाइन है, ये इससे हमें क्या एडवांटेज हुआ, हम तो इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। इससे इंपॉर्टेंस ये है, अगर सेम बॉडी डिजाइन नहीं होगा, लेट्स से एन एग्जांपल कि अगर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अगर आइज नहीं होंगी, या फिर वहां पे जब आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो जाए कि ईयर्स जो हैं वो आने बंद हो जाएं, ठीक है, इस तरीके का कोई चेंज हो जाए, इसको हम बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, ऐसा कोई चेंज आ जाए कि जिसमें हम ये कहें कि अब जो न्यूबॉर्न्स आ रहे हैं उनमें ईयर्स है ही नहीं, ईयर्स आर ऑब्सोलेट। ठीक है, ईयर्स जो हैं वो अब बनने ही बंद हो गए, तो क्या होगा, तो क्या वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो पर्टिकुलर ऐसी एक पॉपुलेशन के अंदर वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन, आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज निच, NICHE। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक स्पेशल पॉपुलेशन। ठीक है, एक स्पेशल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जिसके जो बॉडी डिजाइन है वो सेम है, वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं एक कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो ऐसा अगर मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा, तो ये जो चीज़ है कि चेंज नहीं आए, ये डिपेंड करता है हमारी डीएनए कॉपिंग के ऊपर। डीएनए कॉपिंग जो है एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, कि विद द हेल्प ऑफ डीएनए कॉपिंग जो पॉपुलेशन है उसको सर्वाइविंग में हेल्प मिलती है, वो एक पर्टिकुलर निश के अंदर सर्वाइव कर सकती है, उस पॉपुलेशन का पार्ट बन सकती है। ठीक है, अब देखिए क्या ये डीएनए कॉपिंग जो होता है, अगर ये इतना सेम होता है तो सब लोगों के फेस, सब लोगों की हाइट, सब लोगों की वॉइस टेक्सचर, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। भाई ये क्यों अलग होता है। या हम अगर कहें कि हमारे जो फोर फादर या एंशियंट जो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं बहुत हाइट थी, लंबे थे, वो थे, ये सब हम पढ़ते भी हैं। तो ये जो चेंज है जो आज का ह्यूमन बीइंग है, या पर्सन टू पर्सन जो थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन मिलता है, ये क्यों है। ठीक है, सो देखिए इसका आंसर ये है कि जो डीएनए कॉपिंग है ये एक बायोकेमिकल इक्वेशन है। ओके, डीएनए कॉपिंग इज अ बायोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या है, ये एक बायोकेमिकल इक्वेशन है। और कोई भी बायोकेमिकल जो इक्वेशन होती है या रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, उसमें कुछ थोड़े बहुत स्मॉल वेरिएशंस आ जाते हैं। देयर इज स्मॉल वेरिएशंस इन अ बायोकेमिकल इक्वेशन। एक बायोकेमिकल इक्वेशन में कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस मिल जाते हैं। ठीक है, और वो कभी भी एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो भी अगर 100% एक्यूरेट नहीं है तो वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरिएशंस का आगे क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए ये अगर वेरिएशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर वेरिएशंस स्मॉल हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, और अगर वेरिएशन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि अगर ईयर्स जो हैं वो एब्सोल्यूट हो गए तो वो तो सर्वाइवल में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया बायोकेमिकल में वेरिएशंस तो आ रहे हैं, वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही माइक्रो वेरिएशंस हैं। तो ये कैसे हेल्प करेंगे, इसका एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि अगर हम एक एक्वेटिक लाइफ, एक एक्वेटिक पूल है, हियर इज, अगर यहाँ ड्रॉ कर दूँ, लेट्स से कि दिस इज़ एक पूल है, यहाँ की कोई एक एक्वेटिक लाइफ है, यहाँ पे कुछ फिशेज़ हैं, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज हैं, या कोई और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, ये सब इस पूल के अंदर रह रहे हैं। अब डे बाय डे जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो क्या होगा, इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर भी
राइज करेगा, ठीक है। तो जब इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा तो इसमें रहने वाली ये जो एक्वेटिक लाइफ है, इनको तो हैबिट ही नहीं है, ये तो एक पहले के टेम्परेचर पे रह रहे हैं, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस रेस टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, हो सकता है कि इसमें जो वेरिएशंस आए हैं तो उसकी वजह से ये जो एक्वेटिक लाइफ है, इस एक्वेटिक लाइफ में से कुछ एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया हो या कुछ पार्ट ऑफ फिश हो या कोई अदर एक्वेटिक एनिमल्स हो, कुछ, नॉट ऑल, कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज आ गई हैं ड्यू टू द बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ऐसी एबिलिटीज आ गई हैं कि वो हायर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस केस में ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जो बॉडी डीएनए कॉपिंग की में जो वेरिएशंस एक्यूमुलेट हुए वो हेल्पफुल होते हैं फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो इस तरीके से जो डीएनए कॉपिंग में जो वेरिएशंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो आने वाली फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो एक एग्जांपल था टेम्परेचर, इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, जैसे अभी इन दिनों में कोरोना का बहुत चल रहा है। तो जिन लोगों में कोरोना से सर्वाइव करने की इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, हो सकता है वो इनहेरिटेंस की वजह से भी हो इम्यूनिटी, तो वहाँ पर वो ये हेल्पफुल हो रही है, सर्वाइवल में हेल्प मिल रही है। तो इस तरीके से जो डीएनए कॉपिंग है उसमें वेरिएशन जो है वो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डीएनए कॉपिंग, दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस। अब देखिए, क्योंकि ये चैप्टर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको इंट्रो और दे देता हूँ एक, दैट इज अबाउट देखिए, सबसे पहले जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज सेक्सुअल एंड अदर इज एसेक्सुअल, ओके। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगल पैरेंट रिक्वायर्ड होता है, सिंगल पैरेंट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। सिंगल पेरेंट एंड टू पेरेंट्स, ठीक है। ये इन दोनों में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। अब इनके बारे में हम आगे जैसे जैसे अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तब उसमें स्टडी करेंगे। टू पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। चलिए बस ठीक है, इतना ही। इसमें सिंगल, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके वेरियस आगे हम मेथड्स को स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ वो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए एसेक्सुअल में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट से ही आगे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो एसेक्सुअल के वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल अगर हम बात करें, वेरियस मोड्स यहाँ लिख देता हूँ। वेरियस मोड्स, इसके कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फिजन है, ठीक है, बडिंग है, एंड फिजन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। कोई एक या दो और होंगे, जब मैं आपको चैप्टर आगे एक्सप्लेन करूंगा तो उसके साथ करूंगा। आपको अभी आपकी बुक में ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये फर्स्ट 2 पेजेस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस फर्स्ट 2 पेजेस को समझने के लिए, पढ़िएगा ज़रूर। इसमें लास्ट में जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्लू क्वेश्चंस, वो भी मैंने आंसर एक्सप्लेन किए हैं। वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड सेकंड इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। इन दोनों क्वेश्चंस को भी स्टडी कीजिएगा और डीएनए के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक अलग से नोट बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 मार्क में या 2 मार्क में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है बेटा। ओके बाय, सी यू।